कल के 22 मिनट और आज के 27 मिनट, कुल मिलाकर 49 मिनट, 49 मिनट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में सिर्फ 49 मिनट ही बोला और पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान ने 5 दिनों तक दुनिया भर में जो झूठ फैलाया, उस पूरे एजेंडा और प्रोपेगेंडा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 49 मिनट में ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की, उन्हें संबोधित किया। आदमपुर बेस से मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया, लेकिन सीधे पाकिस्तान के लिए और दुनिया के लिए कई संदेश दिए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस ही क्यों चुना। असल में पाकिस्तान की सेना ने जब भारत के खिलाफ झूठ परोसना शुरू किया अपने देश की जनता को, तो उसमें पका रहे थे बड़ी सारी बातें। उन्होंने ये दावा किया, उसी में से एक पकवान था ये दावा कि उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो आप देख रहे हैं थिएट्रिक्स, इसमें सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदमपुर एयरबेस को लेकर बहुत सारे झूठ बोले। ये कहा कि उन्होंने यहाँ S-400 उड़ा दिया। मतलब देखिए, विमान जब दिमागी ख्याली पुलाव के उड़ते हों तो फिर वो कहीं भी जा सकते हैं। S-400 उड़ा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज उनके सारे दावों की पोल खोल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब इस बेस में मौजूद थे, पीछे देखिए, इस बेस से पूरी दुनिया को संबोधित कर रहे थे। पीछे S-400 डिफेंस सिस्टम सुरक्षित नजर आ रहा था। ये सीधा संदेश था पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को यह दिखाया कि झूठ के हवाई जहाज उड़ाने से सच को फर्क नहीं पड़ता। सच ऐसे ही अडिग खड़ा रहता है। और सच यह है कि भारत का S-400 न सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि पाकिस्तान ने अगर कोई हिमाकत की तो वो कहे ढाने के लिए भी तैयार है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उस आदमपुर बेस पर पहुंच गए जिसके बारे में पाकिस्तान ने कई सारे झूठ फैलाए थे, लेकिन मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि आदमपुर पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ में हिम्मत है तो वो भी जरा उस एयरबेस पर जाकर दिखा दे जिसे भारत ने हिट किया। ये पाकिस्तान का रहीम यार खान बेस है जिसे 10 मई की सुबह भारत ने हिट किया। भारत की स्ट्राइक के बाद इस एयरबेस के रनवे पर गड्ढा हो गया जो पूरी दुनिया में आज वायरल है। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ इस एयरबेस पर जाएंगे कैसे? प्लेन से जा नहीं पाएंगे, यहां गाड़ी से भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस एयरबेस पर भारत पर इतना डैमेज किया है कि हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये वीडियो बनाया है, आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो रहमयार खान एयरबेस पर जाएंगे तो किस तरह के दृश्य होंगे। शहबाज शरीफ को सिर्फ यहाँ गड्ढा ही नजर आएगा, उनके प्लेन यहाँ से उड़ नहीं पाएंगे। और ऐसे में आप सोचिए कि पाकिस्तान जश्न मना रहा है। जरा अब आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान है, अपनी जीत का जश्न पाकिस्तान मना रहा है, और ये देखिए, ये उनकी सच्चाई है। ये AI जनरेटेड वीडियो है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर इस एयरबेस पर पहुंचने की कोशिश करेंगे शहबाज शरीफ तो वाकई सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, और उनके विमान के लिए टेक ऑफ करना या लैंड करना कितना मुश्किल होगा। एक और उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही हमने AI में बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि मुआयना करने के लिए अगर गए तो खतरा बहुत बड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच
भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई, और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे आदमपुर एयरबेस, तब उन्होंने हौसला अफजाई की, और हम आपको सुनाएंगे जय हिंद और वंदे मातरम के जो नारे वहां पर लग रहे थे, उसे पूरे देश में एक नया जोश भर दिया। लेकिन यहां का जोश भी तो देखिए, एक के बाद एक हमने उनके 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, 11 सैन्य ठिकानों पर हमने हमला किया, कुल 20 ठिकाने अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं, और ये बड़े बड़े गड्ढे जो उनके रनवेज पर हुए हैं। अब हम आपको 2 तस्वीरें दरअसल दिखाना चाहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज आदमपुर एयरबेस में पहुंचे थे हौसला अफजाई करने के लिए अपने देश के सैनिकों के। एक बार जूम इन करके अगर हम दिखा सके अपने दर्शकों को दोनों तस्वीरें, जिसमें एक तरफ आप देख रहे हैं ये शहबाज शरीफ, और ये चुनौती भारत की तरफ से उन्हें है कि अगर उनके लिए मुमकिन हो तो सच दिखाएं ना। पहुंचे एयरबेस में, रहीमयार एयरबेस, नूर खान एयरबेस, जहां जाना हो जाएं और दिखाएं, वरना झूठ बोलना बंद करें। तो एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं इन 2 तस्वीरों में, एक तरफ हौसला है, ये 2 तस्वीरें मेरे साथ दिखा दीजिए। एक तरफ देखिए भारत के नजरिए से अगर आप देखेंगे, एक तरफ हौसला है, हिम्मत है, जीत की हुंकार है, तो दूसरी तरफ हार है, हताशा है, बर्बादी का धुआं है, जो पाकिस्तान और शहबाज शरीफ की आंखों की किरकिरी बन चुका है। एक तरफ आदमपुर में जीत की मुनादी है, तो दूसरी तरफ आतंकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों की बर्बादी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर जाकर भारत माता का जय घोष किया, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें हैं, जिनमें वो चाहते हुए भी छिपा नहीं पा रहे हैं। ये ललकार है उनके लिए। कम से कम उनकी जनता अब तो ये सोचे और समझे कि कैसे उनको उनकी ही फौज लगातार हर दिन नए नए पकवान झूठ के परोसती है। इधर आदमपुर एयरबेस पर न जाने उनसे क्या क्या कहा गया था। प्रधानमंत्री पहुंच गए, सैन्य ठिकानों पर मलबे का ढेर है आज पाकिस्तान में, पत्थर, कंक्रीट, लोहा बिखरा पड़ा है। इस धूल से शहबाज की आंखों में अंधेरा छा गया है, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कहां जाएं, कैसे अपना मुंह छिपाएं और अपना झूठ कैसे छिपाएं, क्योंकि दुनिया के सामने आज वो एक्सपोज हो गए। इसीलिए आज हमने एआई से ये तस्वीरें तैयार की, जिनमें आज शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के तबाह हुए एयरबेस पर आप देख सकते हैं, ताकि दुनिया भी देखे, क्योंकि तस्वीरों से कई बार इतना कुछ कहा जाता है जो कि शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। अब आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदमपुर एयरबेस की इस विजिट ने कैसे पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया। आदमपुर एयरबेस क्यों चुना गया, इसके बारे में पाकिस्तान ने क्या क्या झूठ बताए हैं, ये देखना जरूरी है। पाकिस्तान का पहला झूठा दावा यह था कि उसने आदमपुर एयरबेस के रनवे पर हिट किया है, लेकिन हकीकत यह है कि आदमपुर रनवे पूरी तरह से काम कर रहा है, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा है। दूसरा फर्जी दावा
ये किया कि पाकिस्तान ने आदमपुर के S-400 सिस्टम को ही तबाह कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि S-400 को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तस्वीर आपको हमने दिखा दी, पूरी तरह सुरक्षित। पाकिस्तान ने तीसरा फर्जी दावा किया कि ड्रोन ने आदमपुर के रडार सिस्टम को हिट कर दिया है। हकीकत यह है कि रडार सिस्टम पूरी तरह से ठीक है, काम कर रहा है, तभी पीएम आज लैंड कर पाए। पाकिस्तान की तरफ से चौथा फर्जी दावा यह था कि उसकी मिसाइल ने आदमपुर में भारतीय एयरफोर्स के प्लेन को हिट किया है। सच्चाई यह है कि आदमपुर में कोई एयरक्राफ्ट डैमेज नहीं है। पाकिस्तान का पांचवा फर्जी दावा था कि आदमपुर में बड़ी संख्या में एयरफोर्स के जवानों को हमने मार दिया है, 60-70 कुछ ऐसा कह रहे थे। लेकिन इसकी भी रियलिटी यह है कि सारे के सारे जवान सुरक्षित हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आदमपुर पर पाकिस्तान ने छठा झूठ ये कहा कि उसने आदमपुर की एक फर्जी सैटेलाइट इमेज जारी की, जबकि अब इसकी भी सच्चाई सामने आ गई है। सैटेलाइट एक्सपर्ट ने बता दिया है कि इन तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई थी। पाकिस्तान का सातवां दावा, आदमपुर को उसने कई वर्षों के लिए एक्शन से बाहर कर दिया है, पूरा एयर स्ट्रिप शटडाउन है। अब आदमपुर एयरबेस से भारत कुछ नहीं कर पाएगा कई वर्षों के लिए। हकीकत यह है कि आदमपुर पूरी तरह से रेडी है, एक्टिव है, भारत का फ्रंट लाइन एयरबेस है। देखिए जरा, पाकिस्तान की एयरफोर्स कैसे टूटी फूटी अंग्रेजी में आदमपुर एयरबेस के बारे में झूठ फैला रही थी, जिसे आज भारत ने पूरी तरह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। झूठ बोलने के अगर रिकॉर्ड्स बने हैं इस बार, तो वो पाकिस्तान की फौज ने बनाए हैं। आप सोचिए किस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहे हैं, डंडा भी हाथ में पकड़े हैं, बड़े स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, प्ले दैट स्लाइड, प्ले दिस स्लाइड, मतलब मजाक ही बना दिया। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्रवक्ता था जो कुछ भी झूठ बोले जा रहा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने आदमपुर जाकर दुनिया को यह बता दिया कि ना सिर्फ आदमपुर एयरबेस सुरक्षित है, बल्कि पाकिस्तान पर अटैक के लिए फिर से तैयार है। प्रधानमंत्री की आज की एक इकलौती विजिट ने ही पाकिस्तान के इन तमाम झूठ की पोल खोली। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं, तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है, भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं, तो दुश्मन को दिखाई देता है, भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत का आतंकवाद से लड़ने का नया फॉर्मूला क्या है। आदमपुर से जब पीएम गरजे, तो जाहिर तौर पर आवाज 350 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी जरूर पहुंची होगी। मोदी की कल की स्पीच से ही पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानियों को भी अभी समझ में आ रहा है कि 3 दिनों तक कैसे उनकी सेना, नेताओं ने उन्हें बेवकूफ बनाया, उन्हें जीत के झूठे जश्न में नचवा तक दिया, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान तो बुरी तरह से हारा है। और आज तो पीएम ने और ज्यादा एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भारत का न्यू फॉर्मूला है, न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल यानी नया सामान्य तरीका। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो भारत अपनी शर्तों के साथ अपने समय पर जवाब देगा। यह भी बताया कि भारत अब कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। इस पर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत विश्व का पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने एक न्यूक्लियर देश पर हमला किया। और ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर करके जो आतंकी भेजते थे हमारे लोगों को मारने के लिए, ये बर्दाश्त नहीं है। भारत के लिए आतंकवादी और आतंकी सरपरस्त सरकार में कोई फर्क नहीं है।
आतंकी, आतंकियों के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार एक मानी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत मॉडर्न डे के वॉरफेयर के गेम में सबसे ज्यादा बेहतरीन है। आइए आपको दिखाते हैं, जीत और हार में यही फर्क होता है। आपको याद होगा सीज फायर वाली रात को खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश के नाम संबोधन देने के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने क्लेम किया था कि 4 दिन के युद्ध में उनकी जीत हुई। इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में जश्न शुरू हो गया। अगर शहबाज शरीफ के पास हिम्मत होती तो वो जरूर उन्होंने अपने सैनिकों के बीच जाते, उन बेसिस की हकीकत दुनिया को दिखाते जो भारत ने तबाह किए हैं, हिट किए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जाएं कैसे? अगर गए तो फिर दुनिया देखेगी, तो कैसे सबसे दिखाएं, कैसे सबसे छुपाएं, यही उनकी इस वक्त सोच है। उनके एयरबेसेस पर तो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। भारत ने ऐसा हिट किया है कि पाकिस्तान के एयरबेसेस अब देखने लायक नहीं है। कि भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड वीडियो हो, लेकिन असल हकीकत भी ऐसी ही है। इसीलिए तो पीएम बार बार पाकिस्तान को लक्ष्मण रेखा की याद दिला रहे हैं कि अब आगे कभी मत लांघना। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार। भारत के हमलों के बाद से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से और अपनी आवाम से जमकर झूठ बोला। भारत ने जब कहा कि हमने उसके एयरबेसेस को हिट किया है, तो पाकिस्तान कहने लगा कि भारत ने इतना नुकसान नहीं किया है, नहीं पहुंचाया है। पाकिस्तान अपनी आवाम के साथ दुनिया से झूठ बोल रहा है और कह रहा है कि उसके एयरबेसेस पर कुछ नहीं हुआ है। बेशर्मी से इस झूठे दिलासा का जश्न भी मना रहा है, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है और ऊपर चक्कर लगा रहे सैटेलाइट्स में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम आपको पाकिस्तान के एयरबेसेस पर भारत के प्रहार के हमले के फुटप्रिंट दिखाने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा चुपते रहेंगे ये, और इसीलिए हम एक एक करके जितने भी उनके एयरबेसेस हैं वहां पर क्या कुछ हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सक्कर एयरबेस पाकिस्तान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ओरिजिनल तस्वीर है पहले की, और ये देखिए हिट होने के बाद वहां पर किस तरह का मलबा, ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा तबाह हो चुका है। अगला दिखाइए, एक एक करके सभी एयरबेसेस की तस्वीरें हम जल्दी से आपको दिखा देंगे। नूर खान एयरबेस हमने आपको दिखा दिया है, कैसे पहले उसकी क्या हालत थी, वहां पर देखिए कोने में, और ये देखिए बाद में जो हालत हो गई, ये एयरबेस है। अब अगला दिखाइए, सरगोदा। सरगोदा इसलिए ज़रूरी है जानना क्योंकि सरगोदा में उनका न्यूक्लियर स्टोरेज और कंट्रोल सेंटर्स हैं। बहुत बड़ी कामयाबी ये है सरगोदा में। आप देखिए कि सरगोदा में हमने जो एयर स्ट्रिप आप देख रहे हैं, एयरबेस देख रहे हैं, वो यहाँ पर, और इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा परेशान है। अब सरगोदा के बाद जो अगला है वो दिखा दीजिए, भोलारी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, और यहाँ पर पूरा डैमेज्ड हिस्सा है। तो जो जहाँ पर रनवे में डैमेज दिख रहा है, और ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, बहुत दूर से ली हुई इमेजेस हैं। अगला दिखा दीजिए, ये हम आपको जैकबाबाद दिखा रहे हैं, जहाँ पर एयरबेस में ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं बिल्कुल स्क्वायर साफ है। ये उसका फुटप्रिंट हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ये पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो सारे एयरबेसेस
जहां जहां पर तबाही मची हमने आपको दिखा दी। अब वापस चलते हैं और आपको बताते हैं उधर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे जैसे पाकिस्तानी सेना की पोल खुल रही है, वैसे वैसे पाकिस्तानी फौज के मुखिया जनरल आसिम मुनीर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुनीर ने अपनी घटती हुई लोकप्रियता को ही बढ़ाने के लिए भारत से ये युद्ध किया था। इसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी सेना ने इसे अपनी जीत बताया तो पाकिस्तान में जश्न मनने लगा। अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा होगा असल में ये जश्न पाकिस्तान को IMF की लोन मिलने की खुशी का है। हालांकि अब जब भारत ने पाकिस्तान की तबाही के सबूत देने शुरू किए, पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। ये तस्वीर देखिए, आज पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मौलाना मुनीर अपने घायल सैनिकों से मिला। भारत से मिले जख्मों पर मुनीर ने थोड़ा सा मरहम लगाया, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के बहुत से सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान आर्मी का कहना है कि भारत के हमले में करीब 11 सैनिक मारे गए हैं, 78 घायल हैं। मरने वालों में 6 एयरफोर्स के, 5 पाकिस्तान आर्मी के फौजी शामिल हैं। हालांकि भारत ने दावा किया था कि भारत के ऑपरेशन में 40 के करीब पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि हर साल 10 मई को यौम मरकाए हक मनाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को हर साल 10 मई को अपनी हार का दिन मनाना चाहिए, लेकिन ये उसकी पुरानी आदत है। करगिल में भी ऑपरेशन विजय में जिस तरह की शिकस्त मिली थी, लेकिन ये आदत है उसकी, वो हमेशा जीत का ऐलान करते हैं, जश्न मनाते हैं, दुनिया देखती है। देखिए ना, यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ पाकिस्तान में एक असंतोष की स्थिति फिर से बन गई है। सबसे ज्यादा नफरत हो रही है आसिम मुनीर से। सोशल मीडिया पर हैशटैग मुनीर आउट जैसे ट्रेंड आज वायरल हो रहे हैं। हैशटैग मुनीर आउट, जो उसके खिलाफ जनता के आक्रोश को साफ दिखाते हैं। एक पूरे देश को उसने बर्बादी की कगार पर लाकर पहुंचा दिया। एक सनकी जनरल जो सिर्फ और सिर्फ तबाही चाहता था। पाकिस्तान एक ऐसा बर्बाद मुल्क है जहां की सरकार सेना चलाती है और सेना वहां के आतंकी संगठन चलाते हैं। इसको फिर से समझिए, वहां की जो सरकार है वो तो सेना की उंगलियों में की कठपुतली है, सेना चलाती है, लेकिन सेना को भी कौन चलाता है? आतंकी संगठन। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये सेना के जनरल तय करते हैं। वो जब चाहे किसी भी व्यक्ति को PM बना देते हैं और जब चाहे उसको फिर बाहर भी कर देते हैं। आपने देखा ही होगा, इमरान खान जेल में डाल दिया है। जब तक वो पाकिस्तानी सेना के पक्ष में रहा, जब तक वो इमरान खान उनके सामने सजदा करते रहे, वो सत्ता में रहे, और जब वो सेना के आदेश की नाफरमानी करने लगे, पाकिस्तानी सेना ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। शहबाज नाम की नई कठपुतली को PM पर लाकर बिठा दिया। आज पाकिस्तान एक कट्टर इस्लामिक जिहादी मुल्क बन गया है, जहां की सरकार आतंकियों को अपनी शरण देने की बात कबूल चुकी है। अब वहां की सेना कह रही है कि उनके सैनिक जिहादी हैं, यानी आतंकी हैं। पाकिस्तानी सेना के उच्च पदों पर बैठे लोग अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि वो जिहाद पर हैं, जिनका एकमात्र लक्ष्य गैर इस्लामिक मुल्कों पर हमला करना है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोग ये बात मिस कर गए, उन्होंने ध्यान से नहीं सुना। हम आपको सुनाएंगे। पाकिस्तानी सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये बाकायदा कबूल किया गया कि उनकी सेना इस्लामिक सेना है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद करना उनका एकमात्र लक्ष्य है। यहां तक कहा गया इस PC में कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सबसे बड़े जिहादी हैं। उनके आदेश पर पूरी सेना गैर इस्लामिक लोगों के खिलाफ जिहाद कर रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये किसी देश की प्रोफेशनल आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसा लगा जैसे किसी मदरसे में इस्लामिक जमात के मौलाना साहब जिहाद की तकरीरें दे रहे हों। आपने दुनिया की किसी भी सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इस तरह की बयानबाजी नहीं सुनी होगी, जिसमें बड़े सैन्य अधिकारी अपने देश की जनता की सुरक्षा करने के दावों के बजाय धर्म से जुड़ा ज्ञान और जिहाद की बात कर रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं। अगर हम भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तानी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तुलना भी करें, तो भारतीय सेना बेस्ट तरीके से अपनी बात को दुनिया के सामने रखा, अपने दावों से जुड़े सबूत पेश किए, दिखाया कि एक प्रोफेशनल आर्मी किस तरह का एक मैच्योर, परिपक्व, संतुलित, एक बहुत ही मैच्योर और बैलेंस व्यवहार करती है। वहीं उनको देखिए, भारतीय सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा, दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने से जुड़ी जानकारी दी और फिर पत्रकारों के सवाल के
जो सवाल थे उसके संतुलित जवाब भी दिए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इतने झूठ बोले गए कि पाकिस्तानी जनता कंफ्यूज हो गई कि वो सच और झूठ का फर्क भूल गई, निकल गई सड़कों पर, नाचने लगी इनके धुनों पर। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया गया जो झूठ था वही सच। पाकिस्तान के एयरबेस और आतंकी ठिकानों को धुआं धुआं करके भारत ने पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास कराया है। भारत ने दुश्मन के हमले को न सिर्फ नाकाम किया बल्कि उस पर ऐसा पलटवार किया कि उसने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान को लगा था कि उसके साथी चीन और तुर्की अपने हथियारों से भारत की वायु सीमा को भेद लेंगे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने उनके हथियारों की असली औकात दिखा दी। ये गर्व की बात है, भारतीय हथियारों की शक्ति देखकर पाकिस्तान ही नहीं, चीन, तुर्की, ईरान, ये तमाम देश हैरान और परेशान हैं। उनको अंदाजा ही नहीं था कि भारत अपनी सुरक्षा को इस स्तर पर ले जाकर रख रहा है जहां चीन, तुर्की जैसे देशों की जो मिसाइलें हैं, जो ये ड्रोन्स हैं, वो मामूली पटाखे बनकर रह गए। बहुत से लोगों को ये लगता था कि भारत केवल विदेशी हथियारों के दम रखता है, लेकिन इस छोटे से युद्ध ने हमारे दुश्मनों को बता दिया है कि ये आत्मनिर्भर भारत है। हमारे आत्मनिर्भर हथियार उनके लिए काल है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने और उसके हमलों को नाकाम करने में रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन किया है। इस 4 दिन के युद्ध में भारत ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, उसने ज्यादातर जो हथियार थे वो भारतीय हथियार थे जिन्हें भारतीय कंपनियों ने बनाया है। आज हम इसीलिए खास तौर पर आपको बताना चाहते हैं, ये आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये गर्व की अनुभूति होगी। भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्वदेशी ब्रह्मोस और पिनाका मिसाइल से हमला किया था, पाकिस्तान ने क्या इस्तेमाल किया? तुर्की के ड्रोन्स और चीन से मिली मिसाइलें। भारत पर जो हमला किया वो मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। आकाश तीर और L-70, जिसको हमने हाल ही में अपग्रेड किया है। इसमें आकाश तीर, L-70, एंटी ड्रोन D4 सिस्टम, समर ADMs, जो हमारा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। भारत ने पाकिस्तान पर स्काई स्ट्राइकर्स और नागास्त्र 1 ड्रोन से हमला किया था। ये कितने गर्व की बात है कि ये सभी मेड इन इंडिया यानी भारत में बने हुए आत्मनिर्भर भारत की पहचान है, जिन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। इस बार पाकिस्तान ने भारत के स्वदेशी हथियारों का स्वाद चखा है और यकीन मानिए ये स्वाद वो भूलेगा नहीं। भारत के स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान में जिस पैमाने पर तबाही मचाई है, उसका जोश आदमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोशीले बयानों में आज दिखाई दिया। हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ
एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की शक्ति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है और दुनिया भारत के डिफेंस सेक्टर का लोहा मान रही है। भारत ने पिछले करीब 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया है। साल 2014 में भारत के पास 32% स्वदेशी हथियार थे। इस फिगर को जब आप देखेंगे तो इससे जो परिवर्तन हुआ है वो आप अंदाजा लगा पाएंगे। अगर साल 2014 में लगभग 32% स्वदेशी हथियार थे तो वही 10 सालों में लगभग साल 2024 होते होते ये 88% हो गया है। यानी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का इस वक्त दमखम बोल रहा है। भारतीय सेना ने युद्ध के मैदान में जो स्वदेशी दमखम दिखाया है वो 88% स्वदेशी हथियारों की वजह से था। साल 2013-14 तक भारत का रक्षा उत्पादन जो है वो 44,000 करोड़ रुपए का था, जो कि अगर आप देखिए तो 2023-24 में कैसे बढ़ा है, कई गुना बढ़ा है और वो 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक बार फिर से दिखा दीजिए ग्राफिक्स। ये करीब अगर आप देखिए तो 60% की ये बढ़ोतरी है। आइए अब आपको दिखाते हैं। एक वक्त था जब भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदने के लिए मजबूर होता था, लेकिन अब वो अपनी जरूरत के हिसाब से ही विदेशी हथियार खरीदता है। भारतीय जो हथियारों की शक्ति से प्रभावित कई देश भारत से हथियार खरीदने लगे हैं, जिससे हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। अगर आप देखिए तो साल 2013-14 में भारत डिफेंस एक्सपर्ट मात्र कितना करता था, 686 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए हो गया था। अगर आप देखिए तो हमारे जो हथियार हैं उनका निर्यात कितना बढ़ा, लगभग 31 टाइम्स, 31 गुना तक बढ़ गया, जो कि देश के लिए एक अच्छी खबर है। इससे भी अगर आप देखें तो अच्छी बात यह है कि वर्ष 2024-25 में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 24,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकता है, जो एक नया रिकॉर्ड होगा। और भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक डिफेंस सेक्टर को 2,05,000 करोड़ रुपए तक हम ले जाएं। दुनिया के 100 से ज्यादा देश मेड इन इंडिया हथियार खरीद रहे हैं। मतलब आप सोचिए कितने गर्व की बात है कि आज दुनिया के 100 से ज्यादा देश मेड इन इंडिया हथियार खरीद रहे हैं। इनमें पिनाका है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और आकाश तीर जैसा सटीक एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। 4 दिन के युद्ध में भारत को एक बड़ी सीख मिली है। उसे पता चला है कि पाकिस्तान के वो दोस्त कौन कौन से हैं जो युद्ध की स्थिति में उसकी मदद करेगा। हमें भी उन देशों को एक चुनौती के तौर पर देखते हुए अपनी आगे के लिए तैयारियां करनी होंगी। पाकिस्तान के साथ तुर्की, चीन और अजरबैजान जैसे देश हैं, जिनका रक्षा बजट भी आज आपको देखना चाहिए। साल 2025-26 के लिए भारत का रक्षा बजट 6,81,000, जो आप अंत में देख रहे हैं, 6,81,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन वहीं पर आप बाकियों को देखिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो हालात बने हैं उसे देखते हुए भविष्य की तैयारियों पर हमें ध्यान देना है। हमें ना केवल अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी और मजबूती देनी होगी। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी ये बताया है कि भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का मतलब महाविनाश है। पाकिस्तानियों को समझाया है कि देखिए, जिस
सेना पर वो भरोसा कर रहे हैं वो किसी काम की है नहीं। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि 4 दिन के युद्ध में ही पाकिस्तान भारत की शक्ति के आगे झुक गया और उसके डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर की गुहार लगाई थी। बात जरा अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौके का फायदा उठाते हुए अचानक सोशल मीडिया में प्रकट होकर युद्ध को रुकवाने का श्रेय लूट लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, पोस्ट पर लिखा सोशल मीडिया पर कि उन्होंने 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोक दिया, परमाणु युद्ध नहीं होने दिया। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान का जो हाल किया है उसे देखकर कहीं से नहीं लगता कि अमेरिका ने भारत पर सीज फायर का दबाव बनाया हो। पाकिस्तान की जो हालत भारतीय सेना ने की है उससे यही लगता है कि सीज फायर करवाने के लिए पाकिस्तान ने ही अमेरिका के आगे हाथ पांव जोड़े होंगे और भारत ने दया दिखाते हुए पाकिस्तान को बख्श दिया, क्योंकि हमें जो हासिल करना था ऑपरेशन सिंदूर में हम कर चुके थे। इसके बाद हम उनकी जवाबी कार्रवाई पर प्रोपोर्शनेट वापस अटैक कर रहे थे। जब उन्होंने हिमाकत की, उनके तो कोई भी मिसाइल्स ड्रोन नहीं पहुंच पाए हमारे एयरबेस तक, लेकिन हमने उनके 11 सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया, प्रोपोर्शनेट अटैक। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। वो पिछले कई दशकों से आतंकवादियों का पालन पोषण कर रहा है। ये बात इमरान खान भी कह चुके हैं और पाकिस्तानी मौजूदा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपना खुद ही इकबालिया बयान दे चुके हैं, वो भी एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू में, कि पाकिस्तान तो आतंकवादियों का गढ़ है। पूरी दुनिया ये भी जानती है कि भारत पाकिस्तान घोषित आतंकवाद से परेशान है। पहलगांव हमले के बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर उसकी आतंकवाद के खिलाफ भारत का तांडव है। जिहादियों के, आतंकियों के मरने पर पाकिस्तान के झंडे से उनके
जनाजों को लपेटा जाता है और फिर वहां सजदा करने के लिए मुनीर के फूल पहुंचते हैं, जनरल मुनीर के। वहां सजदा के लिए राष्ट्रपति के फूल पहुंचते हैं। नमाजे जनाजा आतंकी पढ़ता है, सिर झुकाए सैन्य फौज के लोग खड़े रहते हैं। और देखिए पाकिस्तान के झंडे में आतंकियों का यूं गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाती है। बावजूद इसके अमेरिका आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अपनाता है। वो आतंकवादी देश पाकिस्तान और आतंकवाद से पीड़ित भारत को एक तराजू पर तौलने की हिमाकत करता है। अमेरिका की नज़र में भारत और पाकिस्तान ऐसे दो देश हैं जो फिजूल की बातों पर आपस में लड़ रहे हैं। अमेरिका गांव के किसी सरपंच की तरह बीच बचाव कराने में सफल हो गया है। इस तरह का वो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। अब सोचिए, क्या भारत ने अमेरिका से ट्रेड के चक्कर में सीज फायर का ऐलान किया होगा? यकीनन ऐसा नहीं है। कोई भी देश अपने देशवासियों की सुरक्षा का सौदा किसी अन्य देश के साथ ट्रेड बढ़ाने या घटाने के लिए नहीं कर सकता है। अमेरिका ने भी अपने देश की सुरक्षा का कभी सौदा नहीं किया है। आज हम आपको कुछ ऐसे उदाहरण देंगे। देखिए सवाल क्या है, अमेरिका जैसा देश भी देश की सुरक्षा के साथ सौदा करता है क्या? पता चलेगा आपको आतंकवाद को लेकर अमेरिका दोहरी कूटनीति वाली चाल क्यों चल रहा है। वर्ष 2001 में अमेरिका में न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स पर आतंकवादी हमला हुआ था। 3000 लोग मारे गए थे। यह हमला अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठन अलकायदा ने किया था, जिसका मुखिया था उसामा बिन लादेन। इस हमले के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी थी, जो देश इस्लामिक आतंकवाद के साथ है वो अमेरिका के खिलाफ है। इस हमले के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें उसने अलकायदा को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया। उसामा बिन लादेन को ढूंढ कर वहां पर मारने की कोशिश की। सवाल था कि अमेरिका ने तब ठाना था ना कि हम इस आतंकी को मारेंगे जो हमारा मुजरिम है। उसामा बिन लादेन का खात्मा करने की ठानी थी। 2 मई 2011 को उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया। सोचिए, 10 वर्षों से अमेरिका जिस आतंकी के लिए अफगानिस्तान की खाक छान रहा था वो कहां मिला? वो आतंकी पाकिस्तान में कई वर्षों से छिपा था। लादेन जिस मकान में रहता था उससे कुछ ही दूरी पर पाकिस्तानी सेना का बाकायदा बेस था। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को पता नहीं था? पाकिस्तान को पता नहीं होगा कि जिस आतंकी सरगना को अमेरिका खोज रहा है वो उसकी जमीन पर छिपा हुआ है? क्या डोनाल्ड ट्रंप नहीं जानते होंगे कि अमेरिका का मोस्ट वांटेड लादेन को पाकिस्तान ने छिपाया था और उसको वहीं पर जाकर मारना पड़ा? आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि अमेरिका ने अपने मोस्ट वांटेड आतंकी को मारने के लिए खुफिया ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। और इसी ऑपरेशन के तहत अमेरिकी नेवी सील्स ने पाकिस्तानी सरकार को बिना बताए पाकिस्तान की धरती में उसामा को मार गिराया था। नियमों के तहत किसी देश की जमीन पर उसे ये बिना बताए सैनिक उतार देना एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है, लेकिन अमेरिका ने किसी नियम की परवाह नहीं की थी। आतंकवाद के खिलाफ अपने ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान पर साल 2004 से 2015 तक 413 ड्रोन अटैक किए थे। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान पर ये ड्रोन हमले किस पर और क्यों किए गए थे? आज यही अमेरिका पाकिस्तान जैसे आतंकी देश से ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहा है। वो जानता है कि पाकिस्तान पिछले कई दशकों से आतंकवाद को पाल रहा है। उसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को अपने यहां शरण दी थी। 3000 लोगों की मौत क्या अमेरिका भूल गया है? 3000 लोगों का हत्यारा पाकिस्तान में मिला, उसे आज आतंकवादी मुल्क मानने को वो तैयार नहीं है। आतंकवाद पर अमेरिका की दोहरी नीति का एक उदाहरण आईएमएफ के जरिए अमेरिका पिछले दरवाजे से पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का कर्ज दे रहा है। आईएमएफ के फंड में 17.4% हिस्सेदारी अमेरिका की होती है। अगर वो चाहे तो पाकिस्तान को मिलने वाला ये कर्ज रोक सकता है। क्या अमेरिका नहीं जानता है कि ये पैसा आतंकवाद के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल करता है? अमेरिका ये भी जानता है कि पाकिस्तान को मिलने वाला कर्ज आतंकवाद के पोषण के लिए है। क्या अमेरिका नहीं जानता है कि पाकिस्तान में लश्कर जैश के ये तमाम आतंकी हैं जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन फिर भी कर्ज का विरोध नहीं करता है। पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को ही शरण नहीं दी, बल्कि यूएन में घोषित कई आतंकी आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। हमने कई जिनको मार गिराया है, जिनमें से एक डैनियल पर्ल का हत्यारा था, अमेरिकी जर्नलिस्ट का। ये सब के सब पाकिस्तान में ही तो मारे जा रहे हैं। तो फिर ऐसा दोहरा रवैया क्यों? India has a firm stance that it will not give in to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it.
In conversations with various countries, we have also cautioned that their subscribing to such scenarios could hurt them in their own region.